हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोटोल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर का नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है ना। कंप्यूटर की वर्तमान में कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ का विकास, 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर का विकास हुआ है। कंप्यूटर की शुरुआत से लेकर के वर्तमान तक की पीढ़ी को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहली से लेकर 5वीं पीढ़ी तक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के प्रबल चांसेस रहते हैं। ठीक है, कि इसमें अलग अलग हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले देखेंगे पीढ़ी कि कौन कौन सी पीढ़ी आई, कब आए, वर्ष। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस यानी हार्डवेयर का कौन सा यूज किया गया था, इसमें कौन स्विचिंग डिवाइस होता है। उसके बाद देखेंगे स्टोरेज डिवाइस, इसमें क्या क्या स्टोरेज डिवाइस यूज किया गया था। उसके बाद देखेंगे इसकी स्पीड किसने मापी जाती थी। ठीक है, स्पीड बाद देखेंगे कि इस जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या यूज किए गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम बाद देखेंगे कि कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था। वो देखेंगे विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं था और यूज किया था। तो इतने सेगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, 5 पीढ़ियों खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेक्स्ट जनरेशन के भी कंप्यूटर आए हुए हैं, जैसे नेक्स्ट नैनो कंप्यूटर, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर और केमिकल कंप्यूटर। तो ये नेक्स्ट जनरेशन, जो वर्तमान में अभी नेक्स्ट जनरेशन आगे आएगा, तो डीएनए कंप्यूटर का विकास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पीढ़ियां में पहली पीढ़ी कब आई थी? 1942 से 55। ठीक है, 1942, वो 1940 भी याद रहेगा चलेगा, 1940 भी याद रखा चलेगा। 40 से 55, 42 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 40 से 55 ऑप्शन में लग जाएगा वहां पे। ठीक है, अपने को ऑप्शन लगाना है, तो 1942 से अपने क्या लगेगा मोटा मोटी में 1940 से 55। ठीक है, इसमें सबसे पहले 40 से 55 में इसका आविष्कार हुआ, मतलब आया पहला पीढ़ी। स्विचिंग डिवाइस यानी कि हार्डवेयर, तो कौन से हार्डवेयर यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब, निर्वात, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का यूज किया था, निर्वात। ठीक है, इसमें स्टोरेज डिवाइस में क्या यूज किया था? स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था, चुंबकीय ड्रम का यूज किया गया था। और इसमें पंच कार्ड, है ना, पंच कार्ड पढ़े थे हम लोग लूम में, है ना। तो ये इसमें क्या यूज किया था स्टोरेज डिवाइस के रूप में? मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का यूज किया गया था। इसकी स्पीड अगर देखेंगे तो इसकी स्पीड जो थी ये वो मिली सेकेंड में थी। मिली सेकेंड यानी कि 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻3। ठीक है, 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻3। तो मिली सेकेंड में इसकी स्पीड मापी गई थी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच के रूप में यूज किया जाता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लैंग्वेज देखेंगे तो कौन सा लैंग्वेज किया था? 0 और 1 के फॉर्मेट, कौन सा लैंग्वेज होगा? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, इसकी अगर विशेषताएं देखें तो इसमें क्या था? लिमिटेड स्टोरेज था, क्योंकि ये बहुत बड़े आकार के थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, एक रूम के आकार के होते थे, बहुत बड़े आकार के। ठीक है, तो इसको चलाना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था ना, इसके लिए बहुत आदमी रखने पड़ते थे, बहुत ज्यादा विद्युत खर्च होता था। कल पढ़े थे हम लोग 30 टन था और 1,500 फीट चौड़ा। तो इतना लंबा चौड़ा अगर एक घर के बराबर कंप्यूटर होगा तो चलाने के लिए आवश्यकता होगी, अधिक बिजली खपत होगा। ठीक है, और काम जितना बड़ा कंप्यूटर उतना कम काम। ठीक, इतना रखना है। तो शुरुआत में क्या होगा? सब चीज ज्यादा, विद्युत खर्च ज्यादा, आकार ज्यादा। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आकार छोटा और काम ज्यादा। ठीक है, तो दक्षता मतलब क्या, डेलीगेंस बढ़ते जाएगा और कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा। नीचे आएंगे तो फर्स्ट से 5 तक आएंगे तो, और ऊपर में क्या होगा? खर्च ज्यादा, आकार ज्यादा, काम कम। ठीक है, क्या होता है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसे ही है। तो लिमिटेड स्टोरेज होगा, इसमें अधिक विद्युत खपत होगा, क्योंकि ये क्या है? यांत्रिक मशीन है, मैकेनिकल मशीन है ना, मैकेनिकल डिवाइस है। लो स्पीड होगा इसकी, इनपुट आउटपुट करने में, मतलब इनपुट और आउटपुट के जो निर्देश होंगे, इंस्ट्रक्शंस और आउटपुट जो हमारा रिजल्ट होता है, तो इसको भी करने में क्या होगा? इसकी स्पीड क्या होगी? लो होगी। तो शुरुआत के जितने कंप्यूटर रहेंगे सबका स्पीड लो। ठीक है, खर्च ज्यादा, विद्युत ज्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, आदमी ज्यादा लगेंगे उसको चलाने के लिए, रख रखाव भी ज्यादा होगा। ठीक है, यूज कहाँ होता था? तो इसका यूज कहाँ होता था? वैज्ञानिक यूज होता था और डिफेंस में, रक्षा के लिए। ठीक है, वैज्ञानिक लोग यूज करते थे और डिफेंस के लिए यूज करते थे। इस बाद में इसका यूज किस में हो गया? वैज्ञानिक वाणिज्यिक में। पढ़े थे कल यूनिवैक, इडवैक, है ना, इडवैक, इनियाक, यूनिवैक। तो ये सब क्या था? यूनिवैक था ना सामान्य यूज के लिए, और इडवैक, इडसैक ऐसा पढ़े थे ना, यूनिवर्सल यूज किए थे। तो ये जितने भी कल हम लोग पढ़े थे ना लास्ट में, वो सारे कंप्यूटर्स क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो अलग से अगर ऐसा पूछ दिया कि यूनिवैक, इडवैक, इडसैक ये सब क्या है?
कौन जनरेशन कंप्यूटर है? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इनियाक, यूनिवैक, मार्क 1, इडवैक, ये सब क्या थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। ठीक है, ये क्या होता था? बहुत बड़ा खर्चीला होता था, आकार में बड़े होते थे, और इसकी जो थी लागत, है ना, एनर्जी बहुत होती थी, लागत अधिक होती थी, और त्रुटि की संभावना बहुत ज्यादा थी। त्रुटि मतलब ना, मतलब इसमें बग्स आ जाते थे। ठीक है, क्योंकि चलाना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, तो ये हम लोग देखा फर्स्ट जनरेशन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब आया था? तो 1956। हाँ? एक बार मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, अभी एक बार 5 तक पढ़े थे, फिर रिवीजन करेंगे उसको। 1956 सबसे पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट जनरेशन। 1940 है ना, 42 है, 1942 से 55, लेकिन एक राउंड फिगर में याद रखना है अपने को, 40 से 55, 55 से 56 है ना, हम लोग 1955 कर लेते हैं। ऑप्शन में लगना है, वहां पे लग जाएगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा 56, 57, 58 ऐसा नहीं देगा। ऑप्शन में देगा 40, 50, 60 ऐसा देगा। तो हम लोग राउंड फिगर में याद करते हैं 1940 से 55। ठीक है, 55 से 65 याद कर लो, 64 है, 56 से 64 है। ठीक है, एक पहले क्या करना है? राउंड फिगर में याद करना है, उसके बाद एग्जैक्ट डेटा याद करना है। ठीक है, 42 से 55, 56 से 55 बाद 56, 56 से 64, 64 बाद फिर 65 से 75। ठीक है, 42 से 55, 55 बाद क्या आएगा? 56, 56 से 64, फिर 65 से 75, फिर 65 बाद क्या है? 75 बाद 76, 76 से 89, फिर 90 से अब तक। ये 5 जनरेशन हैं, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में याद करेंगे 40 से 55। 55 के बाद 56 आएगा, लेकिन हम लोग 55 से याद कर लो, 55 से 65, 64 है तो 65 कर लो, फिर 65 है तो 65, 65 बाद 75, ऐसे याद हो जाएगा ना। 40 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 90 याद कर लो, 89 क्या कर लो 90, 90 से अब तक। ऑप्शन में देख के लग जाएगा, वहां पे एक एक कम करना है। ठीक है, 40 है तो 42 करना है ना, 64 65 है तो 64 करना है, और जहाँ पे हाँ बाकी यहाँ 89 है तो 90 करना है। ठीक, बन जाएगा। इधर बैठ जाओ ना, इधर बैठ जाओ। ठीक, स्विचिंग डिवाइस। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस क्या यूज किया था। तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया था? ट्रांजिस्टर। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसको रट लेना। पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, पूछेगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस यूज किया गया था, स्विचिंग डिवाइस या हार्डवेयर, तो वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन क्या यूज किया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगर स्टोरेज देखें तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मतलब मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया था, चुंबकीय डिवाइस, है ना, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, चुंबक का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। तो उसमें मैग्नेटिक शब्द का यूज किस लिए होता है? चुंबक के लिए। अब उसमें कुछ भी लिख दे, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक, है ना, डिस्क, कुछ भी पूछे, मतलब सेकंड जनरेशन क्या यूज किया गया था? मैग्नेटिक का यूज किया गया था। ठीक है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया था। एक याद रखना है कि सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था, और पंच कार्ड जो हम लोग पढ़े थे कल, लूम, बोगार्डस लूम, तो पंच कार्ड का यूज किया गया था। पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है, कौन बताएगा? पंच कार्ड का आविष्कारक कल पढ़े थे ना, हरमन हॉलरिच, भूल गए? आगे पाठ भी है सपाट, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यही तो आएगा, नाम ही तो पूछेगा, पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है, ऐसे पूछेता है। ठीक है, आईसी चिप का आविष्कारक कौन है? वार्डन दे रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सा टफ आएगा, खोल दो। ठीक है, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होगा? मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता है। सेकंड जनरेशन क्या यूज होता है? मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी सब आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि पहले जनरेशन में स्पीड क्या थी? मिली सेकेंड थी, लेकिन दूसरे में क्या हो जाएगा? माइक्रो। इसका ये सब क्या है? माइक्रो के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, म्यू। तो पहले में 10⁻³ मिली सेकेंड था। ठीक है, यानी कि 1 मिली सेकेंड में होता है 10⁻³। ठीक है, तो 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, ये 10⁻³ 6 9 12 ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन यूज एग्जाम में क्या पूछेगा कि सेकंड किस में पे आ रहा था? तो मिली में, फर्स्ट में मिली में, दूसरे में माइक्रो में, माइक्रो सेकंड में यूज किया जाता था, जो कि 10⁻6 था। क्रम से बढ़ते हैं, 10⁻³ 1 मिली सेकंड में होता है 10⁻³ 1 माइक्रो होता है 10⁻6, फिर मिली, माइक्रो, नैनो, फिर पिको। ठीक है, 4 आएगा ऐसे। तो ऐसे क्रम से याद करेंगे, अभी पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, अगर सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ था? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन में। अगर भाषा देखें तो असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या था? लो लेवल लैंग्वेज था। ठीक है, इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया गया था, मतलब असेंबली लैंग्वेज प्लस हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया गया था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज असेंबली भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है ना, आगे पढ़ेंगे लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर में।
ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज, विशेषताएं क्या है इसमें, ट्रांजिस्टर का यूज किया था। पहले में क्या पढ़े थे हम लोग, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का यूज करने से आकार में क्या होगा, कमी आ गया। पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, जिससे आकार बढ़ाता था। जब ट्रांजिस्टर का यूज किए तो क्या हो गया, आकार में कमी आ गई, ठीक है। तो शुरुआत में बताया था कि पहले बड़े रहेगा, फिर आकार क्या होता है, छोटा। आज हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं वो क्या है, कंप्यूटर तो है ना। तो शुरुआत से आकार बड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, काम कम होगा, ठीक है, त्रुटि ज्यादा होगा शुरुआत में, विद्युत खर्च ज्यादा होगा, सब चीज ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप कम होता जाएगा। तो अगर ऑप्शन में आता है ऐसा तो आप काट के बना लेना, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, इसलिए आकार में क्या हो गई, कमी हो गई, फास्ट हो गया, पहले से फास्ट, फास्ट पूरा नहीं फास्ट होगा, पहले वाले जनरेशन से फास्ट होगा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। इस बाद इसमें क्या होगा, फास्ट मैग्नेटिक होगा, सॉलिड स्टेट, अब क्या होगा, सॉलिड स्टेट डिवाइस का यूज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक आ गया, मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस का यूज होगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का यूज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्या है, सॉलिड है, ठीक है, हार्ड है, इसलिए फास्ट मैग्नेटिक का यूज होता है, या फिर सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक डिवाइस का यूज होता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो पहले में क्या पढ़े थे हम लोग, वैज्ञानिक यूज, ठीक है, थोड़ा बहुत यो यूज होता है, वाणिज्यिक यूज, कमर्शियल यूज हुआ था। तो यहाँ पे कमर्शियल यूज व्यापक हो जाएगा। शुरुआत में केवल रिसर्च के लिए यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ना, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कमर्शियल यूज ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा व्यापक तरीके से इसका यूज होने लगेगा। इसी में पढ़े थे हम लोग, एक आईबीएम कंपनी बनाई थी, कल पढ़े थे ना आईबीएम कंपनी। तो आईबीएम 360 नामक एक कंप्यूटर का विकास हुआ, आईबीएम कंपनी नहीं किया था। इसके अलावा यूनिवैक और पीडीपी 8, ये याद रखना है कि पीडीपी 8 ये पहला क्या था, मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8 है, प्रथम व्यवसायिक मिनी कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, कमर्शियल यूज ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया गया था, सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में कमर्शियल यूज बहुत कम में किया गया था, लेकिन सेकंड जनरेशन में कमर्शियल यूज उसका व्यापक यूज होने लगा, बहुत ज्यादा यूज होने लगा सेकंड जनरेशन में, हाँ। कमर्शियल मतलब समझ ना, व्यापार में। इसीलिए आईबीएम कंपनी में थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल फॉर्म बताया था। तो आईबीएम कंपनी ने आईबीएम 360 नामक के कंप्यूटर बनाया था सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, यूनिवैक, इनियाक, इडसैक, इडवैक, ये सब है, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है, आईबीएम 360, ठीक है। यूनिवैक, देखो यूनिवैक फर्स्ट अगर बोलेगा, यूनिवैक फर्स्ट तो फर्स्ट जनरेशन का है, लेकिन केवल यूनिवैक बोलेगा तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा पीडीपी 8 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पीडीपी 8। पीडीपी 8 क्या है, ये फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर, ठीक है, पीडीपी 8। ये क्या हुआ, सेकंड जनरेशन से आया था ये भी कंप्यूटर, ये भी क्या था, खर्चीला होगा, क्योंकि ये भी आकार में क्या थे, बड़े थे। तो आकार में जो भी बड़ा रहेगा मतलब क्या होगा, खर्च ज्यादा, ठीक। और इससे छोटा होगा सेकंड वाले से, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है ना कंप्यूटर का, तो शुरुआत में बहुत बड़ा था, बड़ा से क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, आकार में छोटा हो जाएगा, और उससे फास्ट, मतलब फर्स्ट जनरेशन से फास्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा कंप्यूटर जनरेशन में। पहले में लो, स्पीड बहुत लो, ठीक है, खर्च ज्यादा, लेकिन सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा फास्ट होगा, फर्स्ट से एकदम फास्ट नहीं होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा सेकंड जनरेशन में। अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन कब से आया, 1965 से 75, ठीक है। इसमें आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्विस, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी का फुल फॉर्म पूछता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का आविष्कार हुआ, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, आईसी चिप का आविष्कार किया था आपका, कहां गया, जैक किल्बी, हाँ, जैक किल्बी। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आईसी चिप, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी ने। तो आईसी चिप इंपोर्टेंट है। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, आईसी चिप। डायरेक्ट पूछता ना, मैच द कॉलम दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप। इसके अलावा एसएसआई और एमएसआई, एसएसआई का फुल फॉर्म याद रखना है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और ये एम से मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, फुल फॉर्म एसएसआई और एमएसआई, ये सब चिप ही है, इसका यूज किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डालेंगे कंप्यूटर में, तो सॉफ्टवेयर में मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम का यूज किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किया गया। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस में इसमें क्या यूज किया जाएगा, मैग्नेटिक कोर। देखो सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक आया था, थर्ड जनरेशन में भी स्टोरेज डिवाइस क्या है, मैग्नेटिक ही है, ठीक है, मैग्नेटिक डिवाइस ही है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में वृद्धि, मतलब व्यापक यूज होगा।
शुरुआत में कम यूज हुआ था, अब उसको मैग्नेटिक के रूप में और ज्यादा बढ़ा दिए, तो मैग्नेटिक स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई इससे, ठीक है, सेकंड से ज्यादा बढ़ जाएगा थर्ड में, तो मैग्नेटिक स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसकी गणना जो होगी नैनो सेकंड में, गति स्पीड बढ़ जाएगा। अभी क्या हो रहा था, फर्स्ट में मिली सेकंड में था, फिर माइक्रो में था, अब क्या आ जाएगा नैनो सेकंड में, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर क्या स्पीड क्या था, नैनो सेकंड में, फर्स्ट में मिली, सेकंड में माइक्रो, थर्ड में नैनो, चौथे में पिको आएगा, ठीक है। तो अभी नैनो सेकंड, तो 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, ठीक है। तो इसे याद करना है, अभी 3 से शुरुआत करना, 3, 6, 9, 12, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि नैनो सेकंड का स्पीड किसमें मापा जाता था, तो 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁹ सेकंड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होगा, वास्तविक समय, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक समय। कंप्यूटर में ना कभी भी हिंदी देख के ऑप्शन मत लगाना, इंग्लिश साइड वाला आता है ना ऑप्शन में, उसको पढ़ के लगाना, क्या हिंदी में बहुत सारा कन्फ्यूज होता है, गलती हो जाता है पढ़ने में आपको, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक समय, अजीब लग रहा है ना पढ़ने में। टाइम शेयरिंग फर्स्ट सेकंड वाले में है, शुरुआत में था बैच ऑपरेटिंग, देखो BTR, ठीक है, ये भी इसमें भी टाइम शेयरिंग इसमें भी है, ठीक है। तो 3 से याद कर लो, बी से बैच, फर्स्ट में बैच, दूसरे में टाइम शेयरिंग और तीसरे में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें यूज कौन होगा भाषा, तो फोर्ट्रॉन, इसमें याद रखना भाषा के लिए एक ट्रिक बता देता हूं मैं, चलो पूरा 5 पढ़ लेते हैं, फिर सबका ट्रिक बता दूंगा एक साथ, ठीक है। भाषा के लिए महाडोम एक मैं ट्रिक बना दिया हूँ, M से मशीन लैंग्वेज, H से हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, नहीं A से असेंबली लैंग्वेज, तीसरे में हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज ही है, ठीक है। फोर्ट्रॉन और कोबोल, ठीक है, फोर्ट्रॉन और कोबोल का यूज किसमें किया गया था, थर्ड जनरेशन में। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है, फोर से फॉर्मूला और ट्रॉन से ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, ये भी पूछा है एग्जाम में। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद कोबोल, कोबोल का भी फुल फॉर्म है CO से कॉमन, ठीक है, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस से मतलब क्या होगा, व्यापारिक यूज होगा, इसीलिए व्यापारिक यूज में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि आपका लैंग्वेज ही क्या यूज हो रहा है, कोबोल। तो फुल फॉर्म अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन A से लेकर Z तक, ठीक है। तो अभी हम लोग याद पढ़ रहे हैं फोर्ट्रॉन और कोबोल। फर्स्ट में क्या यूज हुआ था, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, सेकंड में क्या यूज हुआ था, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन असेंबली लैंग्वेज मेन था, लो लेवल लैंग्वेज था। उसके बाद क्या आएगा, फोर्ट्रॉन और कोबोल, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होगा। फोर्ट्रॉन और कोबोल क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फोर्ट्रॉन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस में वृद्धि हो जाएगी। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिवाइस का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक डिवाइस का यूज ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, क्षमता में, कैपेसिटी में वृद्धि हो जाएगी, मैग्नेटिक का क्षमता वृद्धि हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। सेकंड में भी मैग्नेटिक है, थर्ड में मैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक सॉलिड स्टेट में यूज हो रहा है, इसलिए इसकी क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, सेकंड वाले में। तो स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का यूज होगा, है ना, थर्ड जनरेशन में। इस बाद इसमें क्या होगा, तो यूज कहाँ होता है, तो रिमोट प्रोसेसिंग। रिमोट मतलब क्या होता है, दूरस्थ क्षेत्रों में यूज करने के लिए, जैसे अभी हम लोग कंट्रोल करते हैं ना, जैसे AC लगा है तो रिमोट से यूज करते हैं, तो मीटर 10-20 मीटर तक कैच कर लेता है। तो वही रिमोट प्रोसेसिंग काहे के लिए यूज हुआ था, इनपुट आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। तो थर्ड जनरेशन में पहली बार कंट्रोल यूनिट, समझ लो IO को कंट्रोल करने के लिए रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। अभी तो हम लोग क्या पढ़े थे, रियल टाइम है ना, रियल टाइम, इसके साथ साथ याद रखना है रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज हुआ था, काय के लिए, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, इनपुट आउटपुट यूनिट IO यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, किसमें, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। इसके अलावा DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का कोर्स भी होता है, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पर नाम याद रखना है कि DBMS ऑनलाइन सिस्टम रिजर्वेशन, जो हम लोग रेलवे में कराते हैं ना, ये सब चीज कहाँ यूज हुआ था, यहाँ पे थर्ड जनरेशन में, ऑनलाइन सिस्टम रिजर्वेशन। याद रखना है कि DBMS का यूज कहाँ शुरू हो गया था, थर्ड जनरेशन से, ठीक है। डाटा बनाते हैं मैनेजमेंट वाले, ठीक है, MBA जो करते हैं हम लोग बनाते हैं। IBM 360 याद रखना है, इंपोर्टेंट है, IBM 360 नामक कंप्यूटर, देखो सेकंड जनरेशन में भी था, थर्ड जनरेशन में भी है। तो IBM 360 नामक कंप्यूटर कहाँ आया था, सेकंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में, दोनों में यूज हुआ था। इसके अलावा
सिस्टम 360, 360 याद कर लो बस। IBM 360, सिस्टम 360, ये कंप्यूटर का नाम है, इंपॉर्टेंट है ये IBM 360। इसके अलावा तो आपका PDP 11, जैसे यहाँ पे PDP 8 था, सेकंड में क्या था PDP 8, क्या पढ़े हैं, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर, पूछ सकता है अलग से। प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर कौन था, PDP 8, जबकि PDP 11 किस में है, थर्ड में। ठीक है, पहले में 8, तीसरे में 11, दूसरे में 8 था, है ना। PDP 8 सेकंड जनरेशन में प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर। इसमें भी देखो, इसमें भी IBM 360 है, इसमें भी IBM 360 है, इसमें PDP 8 है सेकंड में, इसमें थर्ड में क्या आ जाएगा, PDP 11। इसके अलावा NCR 395 है, उतना याद रखना, सिस्टम 360, तो 360 है थर्ड वाले में। इंपॉर्टेंट दो ही है, IBM 360 और PDP। ठीक है, ये याद रखना है कि यहां से ना पर्सनल यूज हुआ था, क्योंकि व्यावसायिक कंप्यूटर आ गया, मिनी हो गया, कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया पहले प्रकार में, तो पर्सनल यूज करना आसान हो गया। ठीक है, जैसे पहले बहुत सारे लोग लगते थे, अब 2-4 लोग यूज कर सकते थे, मतलब पर्सनल यूज पहला थर्ड जनरेशन से हमारा क्या हो गया, पर्सनल यूज कंप्यूटर का शुरू हो गया। आदमी खुद से अपना कंप्यूटर यूज कर सकता था थर्ड जनरेशन। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग लगते थे कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि IBM 360 और PDP 11 थर्ड जनरेशन में आया है, और PDP 8 किस में आएगा, सेकंड वाले में। ठीक है, और यहीं से पर्सनल यूज का शुरू हो जाएगा, अपना कंप्यूटर को पर्सनल यूज करना। नेक्स्ट जनरेशन आता है चौथा जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में का डेट कब से है, 1976 से 1989। ठीक है, बड़े पैमाने पर इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का, देखो IC का यूज किया हुआ था थर्ड वाले में, अब बड़े पैमाने पर IC का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाएगा किसमें, फोर्थ जनरेशन में। इसके अलावा आपका VLSI का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI का प्रयोग होगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करता कौन है, कौन है, फोर्थ जनरेशन है ना, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। ठीक है, जो IC चिप पढ़े थे ना हम लोग, जैक किल्बी प्लस रॉबर्ट नोई, दो लोग हैं, रॉबर्ट नोई, इसी का नाम बोलता हूं मैं भी। ठीक है, तो IC चिप का आविष्कारक का नाम रखना है जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कारक 3 लोग हैं, BSB, ट्रांजिस्टर का आविष्कारक 3 लोग हैं, BSB। बी फोर है विलियम शॉकले। ठीक है, वॉल्टर ब्रेटन और जॉन वार्डिन। तो वार्डिन, शॉकले और ब्रेटन। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है, वार्डिन, शॉकले और ब्रेटन, BSB। ठीक है, याद रखना ये ट्रांजिस्टर आविष्कारक। IC का आविष्कारक कौन है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कारक है डॉक्टर ग्रेस हॉफ। असेंबली लैंग्वेज है ना, इसका आविष्कारक कौन है, ग्रेस हॉफ। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज आविष्कार कर रहे थे, उनको ग्रेस दिया गया होगा। ठीक है, हाफ ग्रेस हॉफ इनका नाम है। ठीक, तो ग्रेस हॉफ असेंबली लैंग्वेज का आविष्कारक है। चलिए, हम लोग फोर्थ जनरेशन में थे। फोर्थ जनरेशन का आविष्कारक कब हुआ था, 1976 से 1989, यानी 1990 में तक हम लोग याद रखना है कि इतने के बीच में इसका आविष्कार हुआ था। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, साथ ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है, यही आपसे पूछा गया एग्जाम में। IC चिप तो दोनों में है, लेकिन अलग से याद रखना माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जब से आया तब से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। जो हम लोग पहले टीवी का फॉर्म देखते थे, टीवी फॉर्म में कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार के कारक ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ, किसमें, स्विचिंग डिवाइस यानी हार्डवेयर के रूप में। इसके बाद आपका आएगा स्टोरेज डिवाइस में क्या यूज होगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किसमें किया जाएगा, फोर्थ जनरेशन में। इसके अलावा विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, विंचेस्टर डिस्क जो फॉर्म में आ जाएगा, है ना, डिस्क के फॉर्म में आएगा विंचेस्टर डिस्क। इसके अलावा यहाँ पे आपका गति के अगर देखें तो पिको सेकेंड में, पर शुरू में क्या था, मिली, सेकेंड में क्या था, माइक्रो, तीसरे में क्या था, नैनो, अब यहाँ आ जाएगा पिको। 3 की घात 9, 3 की घात 6, 3 की घात 9, 3 6 9 12, 10 घात 9, 10 घात 3, 10 घात 6, 10 घात 9, 10 घात 12। यानी अगर पूछा कि 1 पिको सेकंड, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया,
अगर कंप्यूटर में अगर पूछ दिया तो बता रहा हूँ, एक याद रखना है, 10 घात 3 से शुरू करना है, 3 6 9 12। एग्जाम में क्या आएगा, ये आएगा मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, ये आएगा एग्जाम में कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की गति क्या थी, मिली सेकंड में माइक्रो में, थर्ड में नैनो, चौथे में पिको। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होगा तो टाइम शेयरिंग। ठीक है, अभी देखो रियल टाइम था, यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होगा। तो सेकंड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन दोनों में क्या यूज हो रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क्स है ना, नेटवर्क का यूज किया जाएगा इसका, और जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग ग्राफिक्स देखते हैं कंप्यूटर में कलर वाला, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाएगा। पहले में क्या था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो डॉस था ना, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले कैरेक्टर यूजर था, कोई भी काम आपको करना है पहले आपको लिखना पड़ता था। अभी क्या है, आइकन बना होता है, जैसे मेरे को कोई फोल्डर खोलना है तो क्या करते हैं हम लोग, आइकन में टच करते हैं, फोल्डर खुल जाता है। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको दिखाई देता है कंप्यूटर। ये कब से आया है, फोर्थ जनरेशन से। ठीक, इसमें भाषा देखते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था, तो फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन, देखो फोर्ट्रॉन यहां था लेकिन फोर्ट्रॉन 77 अगर बोल देगा तो फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, इसके अलावा पास्कल, ब्लेज पास्कल कब पढ़े थे, उन्हीं के नाम पर पूछा एक एग्जाम में एसएससी में कि किस वैज्ञानिक के नाम पर एक लैंग्वेज का आविष्कार किया गया, तो याद रखना ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के नाम पर ही क्या है, पास्कल लैंग्वेज का, है ना, आविष्कार हुआ है। तो पास्कलाइन लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम है पास्कल। उसके बाद एडीए, ठीक है, एडीए भी एक लैंग्वेज है। ऐसा पूछ देगा, निम्न में से भिन्न पहचानिए, 3 नाम दे देगा लैंग्वेज का और एक कुछ एंटीवायरस दे देगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये एंटीवायरस है, ठीक है, ऐसा दे देगा एडीए। तो एडीए क्या है, एक मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉरी मशीन लैंग्वेज बोला, कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक, उसके अलावा कोबोल 74, देखो 77, देखो फॉर्मूला, फोर्ट्रॉन और कोबोल किसमें है, थर्ड में है ना, फोर्थ में क्या है, 77 और 74 है। ठीक है, बस याद रखना जो इंडिविजुअल है ना वो थर्ड में है, अगर उसमें 74 77 से लगा दिया वो किस में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। इसके अलावा सी लैंग्वेज, सी भाषा का आविष्कार किसमें हुआ था, फोर्थ लैंग्वेज में। सी भाषा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार तो थर्ड जनरेशन में ही हो गया था, लेकिन उससे और विकसित हुआ बहुत सारा लैंग्वेज, जिसमें वेबसाइट बनाने में यूज किया गया। ठीक है, और इंटरनेट के विकास के लिए, नेटवर्क के विकास के लिए इसका यूज किया गया है सारे में। फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, एडीए, कोबोल 74 और सी लैंग्वेज, इन सब का आविष्कार किसमें किया गया, फोर्थ जनरेशन में किया गया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, आकार क्या हो रहा है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर के यूज में बहुत ज्यादा, अभी मिनी कंप्यूटर बन चुका है, अभी पढ़े थे ना पीडीपी 11, ये क्या था, व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। अब मिनी कंप्यूटर के यूज में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगा। नीचे मिनी कंप्यूटर के यूज में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिनी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ जाएगा लोगों के बीच में। ठीक, इससे क्या होगा, जब देखो यहाँ पे नेटवर्क का विकास हो रहा है, फोर्थ जनरेशन क्या होगा, नेटवर्क का विकास हो रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, इससे क्या होगा, कंप्यूटर इंटरनेट का विकास शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का विकास यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ जनरेशन से। ठीक, तो कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटरनेट का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक है, कौन जनरेशन से, फोर्थ जनरेशन से। इसमें देखते हैं उपयोग कहाँ किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हम लोग आजकल यूपीआई करते हैं ना, तो उस समय यूपीआई नहीं था, लेकिन फंड ट्रांसफर में क्योंकि नेटवर्क का यूज हुआ, इंटरनेट आ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज सबसे पहले कब से हुआ था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब आया है आपका, 1976 से 90 के बीच में। ठीक है, 70 में इंटरनेट का आविष्कार हो गया था, रेट ऑमेलियंसन ने किया था। ठीक है, ईमेल बन चुका था सब कुछ। तो आपका अर्पानेट आया था सबसे पहले, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकी रक्षा विभाग ने सबसे पहले शुरू किया था इंटरनेट का। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट आ गया था। इंटरनेट से क्या हुआ, सबसे पहले इंटरनेट आया, क्या क्या पहले पैसा ट्रांसफर किए। ठीक है, इतना याद करना। फोर्थ जनरेशन में क्या है, इंटरनेट क्या करेंगे, पहले पैसा ट्रांसफर करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कब से शुरू हो गया, फोर्थ जनरेशन से। ठीक है, एनईएफटी पढ़े ना, नेशनल बैंक में जाते होंगे, एनईएफटी, आरटीजीएस, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। एनईएफटी मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब एनईएफटी में क्या होता है, 1-2 घंटे में पैसा ट्रांसफर होता है, और आरटीजीएस में इमीडिएटली होता है।
ठीक है, IMPS भी होता है, IMPS इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम, अभी डाला और अभी आपके खाते में पहुंच जाएगा। ठीक है, RTGS भी होता है, 1-2 मिनट में पहुंच जाता है, रियल टाइम, जैसे डाला वैसे पहुंच जाएगा। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे आगे। तो मिनी कंप्यूटर का यूज में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा 4th जनरेशन में। इसके अलावा सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूज किया जाएगा 4th जनरेशन में। इसके अलावा कमर्शियल यूज, अब देखो यहाँ पे कमर्शियल यूज बढ़ रहा था, व्यावसायिक यूज क्या है, पर्सनल यूज बढ़ने लगा। ठीक है, मिनी कंप्यूटर बन चुका, अब क्या सबके घर घर में क्या हो गया, कंप्यूटर आ गया, गेम खेलने लगे बच्चे लोग। ठीक, तो कमर्शियल यूज शुरू हो गया, पर्सनल यूज में बहुत ज्यादा हो गया। इसी के टाइम में पीसी, आप लोग पढ़े होंगे, पीसी लेने जा रहे हैं, है ना, जो डेस्कटॉप है ना उसको क्या बोलते थे, पीसी बोलते थे। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, अब सब घर में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, क्योंकि कौन सा दशक आ गया, 1990 का दशक आ गया। तो 1980 में भारत में क्या आया था, कंप्यूटर आया था, शिक्षा में यूज होने लगा। शिक्षा में यूज होने लगा मतलब सारे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सिटी में आ जाएगा कंप्यूटर। इससे क्या होगा, लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा कंप्यूटर से, इसलिए कंप्यूटर का यूज बढ़ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का यूज बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसका कमर्शियल यूज भी आ जाएगा, अब बिकना शुरू हो जाएगा शॉप में। ठीक है, इससे क्या होगा, पर्सनल यूज बढ़ जाएगा। पर्सनल यूज बढ़ गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी कुछ नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर का यूज बढ़ा था, इसलिए तो क्या बोलते थे, बोलने लगे पीसी बोलने लगे। ठीक है, कंप्यूटर ना बोल के क्या बोलने लगे, पीसी बोलने लगे। ठीक है, इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए, आईबीएम। ठीक है, आईबीएम तो शुरू से ही बनेगा, कंपनी रहेगा, सब में आईबीएम ही है। देखो आईबीएम 360 है, इसमें भी आईबीएम 360 है, लेकिन खाली आईबीएम बोलेगा, आईबीएम कंप्यूटर है। तो ये किसमें है, 4th जनरेशन में। पीसी एक्सटी, पर्सनल कंप्यूटर, एक्स फॉर एक्सटेंडेड और टी फॉर टेक्नोलॉजी। अब पर्सनल कंप्यूटर का एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी आ गया, तो पीसी एक्सटी कंप्यूटर का नाम है, पीसी एक्सटी। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एक्सटी मतलब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा एप्पल 2 कल पढ़े थे हम लोग, एप्पल 2। ठीक है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर बनाने वाला कंपनी कौन सा है, एप्पल। एप्पल 2 नामक क्या बनाया था, कंप्यूटर बनाया था। ये देखो एप्पल 2 दिखाता हूं, ये पहला कंप्यूटर था, दिख रहा है एप्पल 2। ये एप्पल 2 था, पहला ऐसा कंप्यूटर आया था एप्पल का, पहला मिनी कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका इंटेल 4004 हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले चिप बनाया था, चिप बनाया था ना, इंटेल 4004, इंटेल नामक कंपनी ने एक चिप बनाया था, इंटेल आईएनसी नामक कंपनी थी। ठीक है, इन्होंने इंटेल पहला चिप बनाया था, और पहला चिप का नाम क्या था, इंटेल 4004। ठीक है, तो ये पहला चिप था, क्या रखना, आलू का चिप्स होता है ना, उस आकार के होने कारण इसका नाम था आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को चिप बोलते हैं, चिप, है ना। चिप नाम किससे पड़ा है, चिप्स से, आलू के चिप्स से। ठीक है, आलू के चिप्स का आकार का होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखे हैं, चिप बोलते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं ना, आईसी चिप। तो चिप क्यों बोलते हैं, तो आलू के आकार कारण। ठीक है, अब आते हैं 4th जनरेशन, जो हम लोग चल रहे हैं, ये जनरेशन हमारा है, जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना, नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या आ गए हैं, पिको सेकंड से भी आगे आ चुके हैं। ठीक है, पंचम यानी 5th जनरेशन, वर्तमान में जो युग चल रहा है, पूछेगा वर्तमान में कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन चल रहा है, तो 5th जनरेशन चल रहा है। 1990 से अब तक जो भी कंप्यूटर का विकास हुआ है वो कौन सा जनरेशन है, 5th जनरेशन। ठीक है, इसमें सबसे बड़े पैमाने पर आईसी चिप का आविष्कार हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। ठीक है, यहाँ पे VLSI था, अब ULSI और SLSI आ जाएगा। यू से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यूएल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यूज होने लगेगा आईसी चिप का। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये याद रखना है आपको, VLSI, ULSI, SLSI। तो VLSI कहाँ आया था, 4th जनरेशन में, और ULSI और SLSI कब आ जाएगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 5th जनरेशन में। वर्तमान में जो चल रहा है ये चिप चल रहा है, ULSI और SLSI। ठीक है, अब देखो इस जनरेशन में क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिक्स मतलब जो सीडी यूज करते हैं ना, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ऐसा यूज करते थे, अब तो खत्म हो गया वो सब चीज, पर उस समय 1990 के दशक में आता था सीडी, है ना, मूवी देखते थे, जो एक साइड सीडी डीवीडी दोनों साइड होता था, है ना। तो सीडी डीवीडी, सीडी रैम रोम आया था, तो जितने भी हैं सब इसी में आएंगे, कौन से, 5th जनरेशन में, सीडी रैम रोम, है ना, ऑप्टिकल डिस्क। उसके अलावा वर्चुअल मेमोरी, अब देखो वर्चुअल मेमोरी वर्तमान में आ चुका है, जो भी हम लोग नेट में क्या करते हैं, इंटरनेट पे सेव कर देते हैं मेमोरी, जैसे हमको कोई क्लाउड मेमोरी, क्लाउड स्पेस सुने होगा आप, उसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। हम लोग क्या करेंगे, अपना डाटा को एक स्पेस, आजकल गूगल भी दे रहा है, आप परचेस कर सकते हो,
10 GB 15 GB टीबी तक दे रहा है। आप अपना स्पेस को वहां पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, आप मान लो किसी भी जगह पे हो, जैसे मैं आज इंडिया में हूँ, कल के दिन अगर मैं अमेरिका जाता हूँ तो मेरे को स्पेस का हार्ड डिस्क लेकर थोड़ी घूमूंगा हर जगह। हमारा मेमोरी क्या होगा, सारा डाटा कहाँ स्टोर है, वर्चुअल स्पेस में। मैं वहां पे जाके आईडी पासवर्ड लॉगिन करके क्या कर सकता हूँ, अपने मेमोरी को यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या है, वर्चुअल मेमोरी है ना, वर्चुअल मेमोरी या आपका वर्चुअल मेमोरी है ना। इसका यूज कब हुआ, 5th जनरेशन में, ठीक है। इससे क्या हुआ, स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है ना, हाई कैपेसिटी हो गया, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया। आप लिमिट नहीं है, आप टीबी केबी एमबी जीबी कितना यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस पेमेंट करना है और जितना चाहो आप अपना मेमोरी ले सकते हो, वर्चुअल रूप से क्लाउड क्लाउड में सेव कर सकते हो, ठीक है, क्लाउड स्पेस बोलते हैं उसको। अब इसमें गति जो है ना बहुत ज्यादा पिको से, इसमें गति का है नहीं, गति स्पीड में कोई बताया नहीं गया है इसमें, ठीक है। अब याद रखना कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, और यहाँ पे भी टाइम शेयरिंग था। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉलेज इंफॉर्मेशन। अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने ज्ञान वर्धन के लिए, हम लोग जो यूज क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज कहाँ हो रहा है, 5th जनरेशन में। मतलब अब क्या आ रहा है, क्वांटम, क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है, ठीक है। कुछ दिन में आकार क्या होगा, एक चावल के आकार के बराबर भी आपका कंप्यूटर बन सकता है। मतलब रिसर्च चल रहा है ना, कई जगह बन भी चुका है, लेकिन हमारे जनरल यूज के लिए नहीं बना है, वो वैज्ञानिक रिसर्च चल रहा है उस पर, ठीक है। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, अपने नॉलेज को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के लिए क्या है, ये आया है 4th जनरेशन में, सॉरी 5th जनरेशन में आया है। प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसमें क्या होगा, मल्टी यूजर, मतलब एक ही कंप्यूटर को आप कई लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बस होता है, बस से जोड़ देते हैं एक साथ, एक हब लगा होता है, हब कंप्यूटर, उससे बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ते हैं। कैफे, कैफे क्या हो गए, अब तो कैफे कोई जाता नहीं है, पर पहले कैफे होता था, एक कैफे में एक हब कंप्यूटर होता था जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते थे, ठीक है। पहले हम लोग कैफे आते थे अपना, जैसे आप कई लोग गए होंगे, पैसा देते थे घंटे के हिसाब से, है ना। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ हुआ है, 5th जनरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज क्या आ जाएगा, जावा, जावा लैंग्वेज। जो हम लोग गेम खेलते हैं ना, ये सारे गेमिंग किससे बनते हैं, जावा लैंग्वेज से। एकदम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जावा लैंग्वेज किस तरह यूज किया जाता है, तो जावा लैंग्वेज का यूज किया होता है गेमिंग के लिए, ठीक है। या फिर बड़े बड़े ग्राफिक्स जो बनाते हैं ना, जावा से ही बनता है। एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या यूज होता है, वेबसाइट बनाने के लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सारे फुल फॉर्म एग्जाम पूछ चुका है ना, जितना जितना बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा C++, देखो C लैंग्वेज का आविष्कार कहाँ हुआ है, 4 में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C++, ठीक है, C लैंग्वेज का ही एडवांस वर्जन आएगा। इसके अलावा C#, क्या बोलते हैं, C#, ये सब लैंग्वेज के नाम है, 5th जनरेशन के लैंग्वेज के नाम। इसके अलावा PHP, इसका भी निर्माण कैसे किया जाता है, वेबसाइट के लिए, ठीक है। इसको पूछेगा HTML और PHP क्या है, तो पहला याद रखना है लैंग्वेज है, कौन जनरेशन का है, 5th जनरेशन का है। यूज किसके लिए किया जाता है, तो वेबसाइट निर्माण करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए PHP लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखना है कि इसमें विशेषता क्या है। अब देखो 5th जनरेशन क्या आएगा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स का यूज हो रहा है वर्तमान में, है ना। रोबोट आ रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, रोबोट में क्या है, AI का यूज हो रहा है। आप व्हाट्सएप में भी आ चुका है AI, ठीक है। अब तो AI का जो चैट जीपीटी का जमाना आ गया, चैट जीपीटी, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना है चैट जीपीटी से पूछ लो, ठीक है। तो AI का जमाना आ गया, 5th जनरेशन में AI आ चुका है। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। उसके बाद ईमेल आ जाएगा, रे टॉमलिंसन ने आविष्कार किया था 1971 में। प्लग एंड प्ले डिवाइस, मतलब जो पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले, लगाओ और निकाल लो, ठीक है। प्लग एंड प्ले, खेलो, प्ले मतलब क्या होता है, खेलो, लगाओ और खेलो उसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लग एंड प्ले लगा कर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जो सीट टाइप केबल होता है ना, थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट जो होता है यूनिवर्सल, जो आजकल हर चीज के लिए क्या यूज हो रहा है, सी टाइप केबल यूज हो रहा है। चाहे आप मोबाइल का चार्जर यूज करो या लैपटॉप का यूज करो, सब में आजकल देखो एप्पल भी क्या कर रहा है, सी टाइप निकाल रहा है, जिससे थंडरबोल्ट का यूज सबसे ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। एक ही वायर होगा सभी के लिए। तो यूनिवर्सल के लिए क्या होता है, थंडरबोल्ट, उसने बताया था फर्स्ट डे। तो थंडरबोल्ट क्या है, कुछ नहीं है, आपका जो सी टाइप वायर है ना, सी से सी टाइप, जो सब में यूज होता है, उसी क्या बोलते हैं, थंडरबोल्ट। यूनिवर्सल यूज के लिए क्या था, थंडरबोल्ट अलग से कोई चीज नहीं है, ठीक है।
तो प्लग एंड प्ले डिवाइस का यूज कहाँ यूज हो गया? 5th जनरेशन में। ठीक है, इससे पहले प्लग एंड प्ले नहीं था, पहले हर चीज को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट आता था। अब क्या है, सबको एक पोर्ट से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सी टाइप के लिए अब क्या है, सी टाइप आ गया, पहले बी टाइप आता था, चार्जर भी आता था, अब एक टाइप चार्जर आ रहा है, सी टाइप। ठीक है, अब देखो नाम में हम लोग क्या पढ़े थे, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका यूज कहाँ होगा? नॉलेज प्रोसेसिंग के लिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए। नॉलेज प्रोसेसिंग है, इसका यूज कहाँ होगा? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, आज हम लोग गूगल में बोलते हैं ना, माइक में आप बोलते हो, फिर उसका रिजल्ट आ जाता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, आप गूगल में बोल दो, क्या आ जाएगा? इंडिया। उधर से क्या होगा? ऑडियो आएगा। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहाँ आ गया? 5th जनरेशन में। ठीक है, इंटरनेट सोशल मीडिया का यूज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई आ चुका है, ईमेल आ चुका है, डब्ल्यू आ चुका है, सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, 5th जनरेशन में आज हर चीज क्या है? इंटरनेट से चल रहा है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं किससे? इंटरनेट के थ्रू, है ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड क्लास चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आईबीएम नोटबुक आ चुका है, आईबीएम का नोटबुक आया है। इसके अलावा पेंटियम पीसी, पीसी भी क्या होगा? पेंटियम पीसी आ गया। अब पर्सनल कंप्यूटर जो रहा था, अब पेंटियम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर आ गया। लिखो, लैपटॉप में लिखा रहता है पेंटियम, इंटेल कोर पेंटियम। पेंटियम के पीसी आने के से क्या होगा? कंप्यूटर का आकार क्या होगा? बहुत छोटा हो गया, हाथ में रखने के, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैपटॉप, पाम टॉप। ठीक है, हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं क्या है? कंप्यूटर का एक प्रकार है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? पेंटियम, पेंटियम पीसी के आविष्कार से क्या हुआ? कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, इजिली यूज हो गया। ठीक है, खर्च कम हो गया, लागत कम हो गया। ठीक है, और दक्षता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। त्रुटि क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में क्या था? त्रुटि बहुत होता था, अब क्या होगा? त्रुटि कम। इससे क्या होगा? अभी क्या क्या आ जाएगा? पेंटियम सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में भारत में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार करने वाला है। ठीक है, तो वर्ल्ड में हम लोग क्या रहे हैं? टॉप 200 में हमारा कंप्यूटर आ चुका है। ठीक है, प्रत्युष और मिहिर 2 कंप्यूटर है, बताया था सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। ठीक है, ठीक है, एक्साफ्लॉप में गणना करता है। भारत का है प्रत्युष और मिहिर। ठीक है, 2 सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसमें हो जाएगा? 5th जनरेशन में। ठीक है, तो हम लोग देखे थे इधर आकार क्या होता था? खर्चीला, बड़ा। अब नीचे आएंगे तो आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, खर्च कम। ठीक है, दक्षता ज्यादा। तो 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन क्या होगा? अपेक्षाकृत सस्ता होगा, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तीव्र फास्ट होते जाएंगे, कैलकुलेशन फास्ट होगा और इजिली यूज होता जाएगा। ठीक है, 3rd 4th 5 में क्या होगा? सस्ता होगा, छोटे होंगे। ठीक है, फास्ट होगा कैलकुलेशन उसमें और इजिली यूज होगा। 5th जनरेशन में तो इतने छोटे हो जाएंगे कि हाथ में इसको यूज कर सकते हैं। 5th जनरेशन क्या होगा? हाथ में यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा? लैपटॉप और पाम टॉप। ठीक है, लैपटॉप पैर में रख के आप यूज कर सकते हो, पाम टॉप हथेली में रख के यूज कर सकते हो, इसे उसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े कि 1st से 5th जनरेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़ेंगे। अब 5वें जनरेशन में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होगा? 2030-40 के बाद कंप्यूटर। तो 30-40 के बाद कंप्यूटर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी देखो ये 30, अभी 24 चल रहा है, मतलब ये शुरू हो चुका है। कौन सा? नैनो कंप्यूटर, बताया था ना, उंगली का आकार कंप्यूटर बनने लगा है। ठीक है, चावल का आकार कंप्यूटर बन रहा है। ठीक है, क्वांटम, ठीक है, क्यूबिट्स में जैसी गणना होगी, अभी पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर क्या आएगा? अभी नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर का विकास शुरू हो चुका है। ठीक है, यूज कहां होगा? नैनो ट्यूब्स में। नैनो ट्यूब्स के रूप में इसका यूज किया जाएगा। नैनो ट्यूब्स का क्या होता है? 1 नैनोमीटर, जिसका व्यास क्या होता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर, इसका डायमीटर होगा। ठीक है, कंप्यूटर का। ठीक है, बता रहा हूं साइज। इसका जो व्यास होगा, है ना, व्यास, सर, ये डायमीटर बोलते हैं इसको, और बीच चौड़ा क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, इसका डायमीटर क्या होगा? 1 नैनोमीटर। ये पढ़े थे, मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक है, तो इसका क्या होगा? नैनो कंप्यूटर आ रहा है। नैनो ट्यूब्स का यूज होगा। नैनो ट्यूब्स में क्या होगा? 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। ठीक है, 1 × 10⁻⁹ मीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर। इससे क्या होगा? कंप्यूटर अत्यंत छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। और विशाल क्षमता, क्षमता कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके इससे क्षमता में क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। और पदार्थ की एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज, इससे क्या होगा? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किसके लिए किया जाएगा? पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज करके नैनो टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर सकते हैं। आणविक संरचना को प्राप्त करके, आणविक संरचना क्या होता है? छोटे छोटे अणु होते हैं, उससे मिलकर क्या होता है? बड़े अणु का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे छोटी चीज क्या होती है? इकाई, अणु होती है ना, अणु से मिलकर क्या बनता है? परमाणु।
ठीक है, इसीलिए पदार्थ की एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज करके नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जा रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज करके। हालांकि ये साइंस का टॉपिक है, पर आप लोगों को इतना जानना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, ये नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इसके बाद आएगा क्वांटम कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटर, ये इसमें क्या होगा? विद्युत किरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जाएगा, विद्युत चुंबकीय किरण का प्रयोग किया जाएगा, विद्युत किरण का यूज किया जाएगा। इसमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की सहायता से, इसमें ऊर्जा क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें कक्षा से क्या होगा? तेजी ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो एनर्जी इसमें क्या होगा? अपने कक्ष में घूमने लगेगा। इससे क्या होगा? बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में हमको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इन्हें एक साथ 0 और 1 में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वांटम कंप्यूटर क्या है? विद्युत किरण, एनर्जी किस फॉर्म में आएगा? विद्युत के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फॉर्म में आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होगा? वो अपने कक्षा में तेजी से घूमने लगेगा। इससे क्या होगा? ऑन ऑफ, हम लोग कहा था बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में क्या आ जाएगा? 0 और 1 के फॉर्म में इसकी स्थिति में गिन सकते हैं इसको। गणना करने के लिए पता था ना, बिट में क्या होता है? 0 और 1। तो इसमें क्या यूज हो रहा है? विद्युत किरण का यूज कर रहा है। ठीक है, विद्युत किरण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, उससे क्या होगा? वो विद्युत से क्या होगा? घूमने लगेगा। ठीक है, अपने कक्ष में। अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जब क्या होता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है। ठीक है, साइंस में पढ़े, अभी साइंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, तो इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विद्युत किरण कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में क्या होगा? तेजी से घूमने लगेंगे, जिससे क्या होगा? बिट के फॉर्म में हम लोग उसको गिन सकते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। हमको उतना अंदर घुसना नहीं है, ठीक है, पर इतना जानना है जो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो। ठीक, इसका मापन, ये आपका एग्जाम में आएगा, इसका मापन किसमें करते हैं? तो क्यूबिट में। देखो क्यूबिट, कहां लिखो? क्यूबिट, क्यूबिट। ठीक है, क्यू से क्वांटम और बिट से बिट, इसीलिए क्या आ गया है? इसका बोलेगा क्वांटम कंप्यूटर का मापन किसमें किया जाएगा? क्यूबिट में। ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा क्यूबिट। और क्यूबिट का फुल फॉर्म क्या है? क्वांटम बिट। क्यू से क्वांटम और बी से बिट, तो क्वांटम बिट लिया गया है, क्यूबिट। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में। इसके बाद आएगा डीएनए कंप्यूटर। देखो नाम से डीएनए है, डीएनए में क्या यूज होता है? प्रोटीन यूज होता है, आरएनए यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है ना, बायो में पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए इसको बायो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो डीएनए का पूछा कौन से कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर कहा जाता है? तो डीएनए कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, डीएनए कंप्यूटर क्या बोलते हैं? बायो कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें यूज क्या जाता है? डीएनए या प्रोटीन का यूज किया जाता है। ठीक है, डीएनए या प्रोटीन का यूज किया जाता है। इससे डाटा को, डीएनए या प्रोटीन का यूज करके डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और प्रोसेस करते हैं। तो डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डीएनए या प्रोटीन का। ठीक है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं डीएनए। ठीक है, शरीर की संरचना को देखने के लिए कहता है ना, किसी की जो डीएनए चेक करवा लो। ठीक है, किसका डीएनए है इसमें, तो प्रोटीन यूज होता है, आरएनए यूज होता है उसमें। ठीक है, डीऑक्सीराइबो शर्करा, न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसमें स्टोरेज और प्रोसेस के लिए किसका यूज किया जाता है? डीएनए या प्रोटीन का यूज किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बायो कंप्यूटर। तो हमारे एग्जाम में पूछेगा क्या? बायो कंप्यूटर किस कंप्यूटर कहते हैं? तो डीएनए कंप्यूटर को। डीएनए कंप्यूटर क्या बोलते हैं? बायो कंप्यूटर। ठीक, इस बार आता है केमिकल कंप्यूटर। ये सब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जिसका विकास चल रहा है। ठीक है ना, हमारे 2030 से 50 के बीच में सब आपको देखने मिलेगा। केमिकल कंप्यूटर, इसका गणना करने के लिए यूज किया जाता है। गणना करने क्या करेंगे? नाम है केमिकल, तो केमिकल चीज का यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड, अब क्या आ जाएगा? लिक्विड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी व कॉन्सेंट्रेशन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी और कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये केमिकल पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टी पर, है ना, मतलब रासायनिक गुण और उसकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसका यूज कर करके गणना करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर प्रोडक्ट है, उसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब सांद्रता कितना है, और उसका प्रोडक्ट का कैपेसिटी कितना है, प्रॉपर्टी क्या है, उसके आधार पर उसका गणना करेंगे। ठीक है, यही केमिकल कंप्यूटर, कुछ नहीं है। केमिकल कंप्यूटर केमिकल यूज होगा गणना करने के लिए। ठीक, बस इतना याद रखना है। ठीक, अब चलिए एक बार थोड़ा सा जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पीढ़ी। कंप्यूटर क्या होती है? 5 पीढ़ियां हैं। 5 पीढ़ी में हम लोग पहले देखेंगे, एक साथ देखेंगे, है ना। 5 पीढ़ी आई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, इस बार क्या आता है? नेक्स्ट जनरेशन। तो पहली पीढ़ी कब से आई थी? 42 से 55।
लेकिन 42 से 55 नहीं याद करने बोला था, 40 से क्या बोला था 55, फिर क्या आएगा 55 बाद क्या जाएगा 56, 56 से क्या आ जाएगा 65, है ना, 56 से 65 है तो 55 बढ़िया तो 65 बाद क्या आ जाएगा 66, 60 से क्या आएगा 75, सॉरी 65 से 75, 65 से 75, ठीक है, फिर 75, 75 बाद क्या आएगा 76, 76 से 90, 89 तक है 90, तो बाद 90 से अब तक, ठीक है। अगर मैच दो कॉलम आया तो एग्जाम में ये नहीं आता, एग्जाम में क्या आता है ये स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस किसका बोलेगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन स्विचिंग डिवाइस का यूज किया था, फर्स्ट जनरेशन क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकंड में क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड में क्या यूज किया गया था, आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में यूएलएसआई एसएलएसआई, ठीक है। तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में यूएलएसआई एसएलएसआई, ठीक है। पांचवें में आईसी रहेगा लेकिन बड़े पैमाने पर यूज किया जाएगा, और जिसका बड़े पैमाने यूज करेंगे क्या क्या बोल देंगे उसी को यूएलएसआई और एसएलएसआई। यूएल मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एस से सुपर लार्ज, ठीक है ना, स्मार्ट नहीं सुपर लार्ज, ठीक है। चलो स्टोरेज डिवाइस देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या देखे स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस मतलब हार्डवेयर, ये सब हमारे हार्डवेयर है ना, ट्रांजिस्टर क्या है हार्डवेयर है। स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया था और पंच कार्ड, ठीक है। लेकिन सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड में मैग्नेटिक आ जाएगा, पूरा सॉलिड आ जाएगा, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक कोर, ठीक है, चुंबकीय डिवाइस यूज होगा सेकंड और थर्ड में। लेकिन थर्ड में क्या हो जाएगा, इसका यूज बढ़ जाएगा, ठीक है, थर्ड में क्या आ जाएगा मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक स्टोरेज कैपेसिटी में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। थर्ड सेकंड और थर्ड में दोनों में क्या होगा मैग्नेटिक डिवाइस यूज हो रहा है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, लेकिन थर्ड में क्या हो जाएगा उसका यूज बढ़ जाएगा, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं शुरुआत में कैपेसिटी सब कम, फिर क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। ऊपर से नीचे आना है, इधर क्या होगा सब चीज मैक्सिमम, ठीक है, नीचे आएंगे तो क्या होगा सब चीज मिनिमम, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऐसे उल्टा उल्टा जाना है, इधर क्या होगा सबसे ज्यादा हाई तो ऊपर जाएगा कम, मतलब यहाँ पे हाई रहेगा इधर लो रहेगा, ठीक है, मतलब उल्टा समझ लेना, मतलब सबसे फास्ट क्या होगा पांचवा कंप्यूटर, सबसे लो क्या होगा सबसे ऊपर वाला कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी क्या होगा सबसे नीचे इसका ऊपर वाले का रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसका रहेगा पांचवा जनरेशन का, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो तो सेकंड और थर्ड में क्या यूज हो रहा है मैग्नेटिक स्टोरेज, फोर्थ में क्या यूज हो रहा है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का विस्तार से क्या हो गया कंप्यूटर का क्या हो जाता है छोटा हो गया था, ठीक है, आईसी चिप आ गया, इसी में क्या था विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क का आकार का था ना, उसे मतलब विंचेस्टर डिस्क, डिस्क पैक विंचेस्टर डिस्क आ गया था, फ्लॉपी डिस्क आ गया था, ठीक है। इसके बाद पांचवें जनरेशन में क्या आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी यूज कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एसएसडी, वर्तमान में क्या यूज हो रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड ड्राइव की जगह पर क्या आ रहा है एसएसडी आ रहा है, अलग से एसएसडी क्या लेते हैं कर सकते हैं ना कंप्यूटर में, एसएसडी यूज हो रहा है, सीडी, रैम, रोम, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी में क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा 5 जनरेशन में। अब तो या वर्चुअल मेमोरी आने से क्या होगा कितना भी आप मेमोरी यूज कर सकते हो, कई टीबी तक आप यूज कर सकते हो वर्चुअली, ठीक। स्पीड हम लोग देखे हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पांचवे में कोई स्पीड का है नहीं, क्योंकि स्पीड क्या इसमें होती है यहाँ पे फ्लॉप्स में मापा जाता है, सुपर कंप्यूटर का आप लोग पढ़ा था मिलियन, हाँ ये सब पढ़े थे हम लोग, मिप्स और फ्लॉप्स कल पढ़े थे ना, मिप्स और फ्लॉप्स, मिप्स किसमें मापते हैं जनरल कंप्यूटर को, जनरल कंप्यूटर का मापन किसमें होता है मिप्स में, और सुपर कंप्यूटर का मापन किसमें होता है फ्लॉप्स में। मिप्स मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये तो याद हो गया 10 3 6 9 12, ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, सबसे पहले में क्या आएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे में क्या आएगा टाइम, दूसरे और चौथे में टाइम शेयरिंग, ठीक है, और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा रियल टाइम, दूसरे और चौथे में टाइम और बीच में भी टाइम है थर्ड वाले में, तो थर्ड में क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, याद हुआ, फर्स्ट में बैच, दूसरे और चौथे में रियल टाइम, और बीच वाले में क्या जाएगा रियल टाइम, ठीक है, और पांचवे में क्या जाएगा नॉलेज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप क्या है नॉलेज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या आ जाएगा पांचवे में, ठीक, और मल्टी यूजर क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, पांचवें जनरेशन क्या आएगा मल्टी यूजर और नॉलेज इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भाषा, अगर फर्स्ट देख देखें इसका देख रहे हो भाषा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है।
फर्स्ट जनरेशन में क्या आ जाएगा, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन भाषा की यूज होगा, प्लस बाइनरी लैंग्वेज का यूज होगा। बाइनरी लैंग्वेज क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं ना, 0 और 1 को क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, या उसी को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ए से असेंबली, सेकंड जनरेशन में क्या आएगा, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन क्या आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन क्या आ जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, एच से हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में भी क्या आ जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज ही होता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज ही है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ, और ये 5 जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या आता है, इसको बोलते हैं डोमेन आधारित लैंग्वेज, ठीक है, डोमेन आधारित लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, HTML CSS जावा ये सब क्या है, वेबसाइट निर्माण में होना ना, डोमेन डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है ये, ठीक है। डोमेन पढ़ते ना, ये .ind .us ये सब क्या है, डोमेन है। जैसे .com सब क्या है, डोमेन है ना, www.फलाना.com ऐसा पढ़ते हैं, सब क्या है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। तो फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेज क्या बोलते हैं, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज या डोमेन आधारित लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्रिक क्या क्या ट्रिक बना दिया हूं, क्या मैं, महाडोम याद कर लो। M से मशीन, ए से असेंबली, थर्ड और फोर्थ में क्या आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और पांचवें में क्या आ जाएगा, डोमेन आधारित लैंग्वेज, ठीक है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज ही है, ठीक है, लेकिन उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का। तो मशीन, असेंबली, आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, फिर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या बोलते हैं, डोमेन स्पेसिफिक या डोमेन आधारित लैंग्वेज, ठीक है। अब देखते हैं विशेषताएं। विशेषता क्या है, थर्ड जनरेशन क्या होगा, लिमिटेड स्टोरेज होगा, खर्च ज्यादा होगा, विद्युत ज्यादा लगेगा, ठीक है, एनर्जी ज्यादा लगेगा, स्पीड क्या होगा, लो होगा, इनपुट आउटपुट करने की स्पीड क्या होगी, लो होगी। सेकंड जनरेशन क्या होगा, ट्रांजिस्टर का यूज होगा, तो फर्स्ट जनरेशन का अलावा आकार में क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा स्पीड। मैग्नेटिक मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का यूज होगा, पढ़े हैं, मैग्नेटिक डिवाइस का यूज होता है सेकंड में, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक डिवाइस का इसमें भी यूज होगा, इससे क्या होगा, मिनी कंप्यूटर अभी आ गया था, PDP-8 था, अब इसमें PDP-11 आ गया था, इसलिए मिनी कंप्यूटर का विकास में क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका यूज ज्यादा होने लगा इसमें थर्ड जनरेशन में, जिससे कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, और छोटा हो गया, ठीक है। जिससे अभी तो व्यक्तिगत यूज होगा ना, थर्ड जनरेशन क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास आ जाएगा, इससे क्या होगा, व्यक्तिगत यूज शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चौथे में क्या आ जाएगा, AI आ जाएगा, WWW आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ है ना, नहीं फोर्थ में है, फोर्थ में है मिनी कंप्यूटर का यूज बढ़ जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हो जाएगा। 5 में है AI आ जाएगा, WWW, और ईमेल, प्लग इन प्ले डिवाइस, ठीक है। यूज कहां होगा, फर्स्ट जनरेशन यूज कहां होगा, केवल वैज्ञानिक रक्षा उपयोग के लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, इनियाक, यूनिवैक, मार्क 1, इडवैक, ये सारे कंप्यूटर कहां यूज होंगे, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या होगा, कमर्शियल यूज बढ़ जाएगा, व्यापारिक उपयोग बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे इंजीनियरिंग डिजाइन किया जाएगा, सेकंड जनरेशन से इंजीनियरिंग डिजाइन शुरू हो जाएगा। इस जनरेशन कंप्यूटर का नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, IBM 360, यूनिवैक, है ना, और PDP-8। फर्स्ट जनरेशन का था यूनिवैक फर्स्ट, लेकिन सेकंड में केवल यूनिवैक, और PDP-8 याद रखना है। प्रथम व्यवसायिक मिनी कंप्यूटर है, वाणिज्यिक मिनी कंप्यूटर है ना, कमर्शियल कंप्यूटर, तो PDP-8 सेकंड जनरेशन में, और PDP-11 थर्ड जनरेशन में, IBM 360 यहां भी रहेगा। याद रखना है, थर्ड जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग का यूज किया जाएगा, किसके लिए, इनपुट आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। तो इनपुट IO यूनिट को कंट्रोल करने के लिए रिमोट प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किसमें किया जाएगा, थर्ड में, ठीक है। इसमें DBMS ऑनलाइन, क्योंकि नेटवर्क यूज आ गया ना, नेटवर्क यूज आएगा, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम रिजर्वेशन में यूज किया जाएगा, क्योंकि नेटवर्क का आविष्कार किससे हो गया है, थर्ड जनरेशन से। सिस्टम 360, PDP-11 दो याद रखना है, सेकंड जनरेशन में IBM 360 और PDP-8, थर्ड जनरेशन में IBM 360 और PDP-11। PDP क्या है, प्रथम व्यवसायिक मिनी कंप्यूटर, भूलना नहीं है, ठीक है। तो PDP का आकार और छोटा होगा, तो यूज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। चौथे में क्या होगा, ये मिनी कंप्यूटर आ गया था PDP, इससे क्या होगा, यूज और बढ़ जाएगा, तो अब लोगों के पास आ जाएगा फोर्थ जनरेशन से, तो मिनी कंप्यूटर का यूज में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो मिनी कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा बढ़ने लगेगा लोगों के बीच में, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हो जाएगा। नेटवर्क का विकास होगा मतलब क्या होगा, रिजर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बढ़ जाएगा, पैसा भेजेंगे, बढ़ता है ना, ये नेटवर्क आएगा तो क्या बोलेंगे, पैसा भेजेंगे सबसे पहले, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आ जाएगा, कमर्शियल यूज होने लगेगा, व्यवसायिक यूज होने लगेगा, पर्सनल यूज होने लगेगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, PC बोलने लगेंगे। तो फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर क्या बोलने लगेंगे हम लोग, PC बोलने लगेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आएंगे, IBM PC XT, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, PC का नया वर्जन आ जाएगा, XT मतलब X मतलब एक्सटेंडेड, और T मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। Apple II आ जाएगा, ठीक है, एप्पल का आ जाएगा,
कंप्यूटर, ठीक है, छोटा वाला। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर का क्या होगा, अपेक्षाकृत थर्ड जनरेशन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, यूज इजिली हो जाएगा, आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, टीबी का आकार का हो गया, पहले क्या था, बिल्डिंग का आकार का था कंप्यूटर, बिल्डिंग से क्या हो गया, अब टीबी का आकार का आ गया, ठीक है, तो मॉनिटर का आकार का आ गया, तो इससे क्या होगा, यूज छोटा हो गया, तीव्र हो गया, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे, खर्च कम हो जाएगा, बिजली भी क्या हो जाएगा, कम लगेगा, ठीक है, सब क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आना है, बता दिया हूँ ट्रिक, ठीक है, पहले बड़ा फिर नीचे क्या, छोटा, बिजली ज्यादा बिजली कम, कैलकुलेशन स्लो, इधर नीचे आएंगे तो कैलकुलेशन फास्ट, ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में और फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, सस्ते हो जाएंगे कंप्यूटर, पहले लाखों में मिलते होंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, 50,000 60,000, अभी क्या है 20,000 में आ गया, 20,000 में अब तो 8-10,000 मिल जाता है, ठीक है, डेस्कटॉप लेने जाओगे तो। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, हम लोग पढ़े थे, फिफ्थ जनरेशन में आपका ये विशेषताएं, हाँ, फिफ्थ जनरेशन में एआई आएगा, एआई का यूज होगा, डब्ल्यू आ जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हो जाएगा, ईमेल का आविष्कार हो जाएगा, ठीक है, प्लग एंड प्ले डिवाइस का यूज हो जाएगा, ठीक है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम आ जाएगा, इंफॉर्मेशन, है ना, क्या है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को यूज कर रहे हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, काय के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, इसलिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाएगा यहाँ पे। स्पीच रिकॉग्निशन, गूगल से बोलते हैं ना, स्पीच रिकॉग्निशन, कोई चीज बोलोगे दूसरे से क्या आता है, वो आज का आपको रिजल्ट देता है, स्पीच रिकॉग्निशन। इंटरनेट आ जाएगा, सोशल मीडिया के यूज में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, इसमें क्या आएगा, आईबीएम ने नोटबुक बना दिया, आईबीएम ने एक कंप्यूटर बनाया, इस जनरेशन कंप्यूटर का नाम क्या है, आईबीएम नोटबुक, सारे आईबीएम से ही विकास शुरू हुए हैं। पेंटियम पीसी, ठीक है, इससे क्या होगा, कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, पाम टॉप लैपटॉप आ गए, ठीक है, और सुपर कंप्यूटर का विकास हो गया। वर्तमान में भारत में सुपर कंप्यूटर कौन सा बताया हूँ, प्रत्युष और मिहिर, जो कि टॉप 200 में शामिल है। इसके बाद कंप्यूटर क्या पढ़े थे हम लोग, नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर और केमिकल कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर कुछ नहीं है, ये क्या होगी, नैनो डायमीटर इसका क्या होगा, नैनोमीटर में होगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये इससे क्या होगा, बहुत छोटे हो जाएंगे कंप्यूटर, क्षमता बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, नैनो कंप्यूटर है तो क्या यूज किया जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे क्या होगा, पदार्थ की एटॉमिक संरचना को यूज करके नैनो टेक्नोलॉजी का विकास, बोलेगा नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे करेंगे, पदार्थ की एटॉमिक स्ट्रक्चर को यूज करके, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर का मापन किसमें करते हैं, क्यूबिट में, क्यूबिट, क्यू मतलब क्वांटम, बी बिट मतलब बिट, तो क्वांटम बिट मापन करते हैं, ये पूछेगा। इसके अलावा कोई आपको बोलेगा इसमें विद्युत विद्युत यानी विद्युत करंट का यूज करके एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। इसमें एनर्जी के लिए क्या करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें डालते हैं, विद्युत चुंबकीय किरण का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी गति में घूमना शुरू कर देगा, इससे बिट के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मापन कर सकते हैं, ठीक है। उतना हमको नहीं जानना है, हमको याद रखना है कि क्वांटम बिट में क्या होगा, क्यूबिट्स में मापन किया जाता है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय मतलब सूर्य किरण का, विद्युत किरण का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, डीएनए कंप्यूटर। नाम से डीएनए तो क्या यूज होगा, प्रोटीन का यूज होगा इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंप्यूटर बोलते हैं, बायो कंप्यूटर, ठीक है, इतना रखना है। इसमें स्टोरेज और प्रोसेस के लिए क्या यूज होता है, डीएनए और प्रोटीन का यूज होता है। केमिकल कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है, तो केमिकल का यूज होगा, ठीक है। केमिकल का यूज करके, केमिकल प्रॉपर्टी और कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके क्या करेंगे हम लोग, सांद्रता का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत इतना इतना पढ़े हैं, इतना से ना फिक्स है, आपके वार्डन के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इतने को आप क्या करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। यहाँ से आपका क्या होगा, चैप्टर शुरू हो रहा है, आप ना मेन चैप्टर, ये एग्जाम में हर एग्जाम में आता है, ठीक। इसके अलावा हम लोग देखो पढ़े थे, आईसी चिप का आविष्कारक कौन है, जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई, ठीक है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक क्या पढ़े हम लोग, वार्डिन, शॉकले और ब्रेटन, ठीक है। बीएसबी, ब्रेटन, शॉकले, वार्डिन, ठीक है, बीएसबी, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, बाइनरी लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है, ग्रेस हॉफ, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज आविष्कारक कौन है, ग्रेस हॉफ, हाँ असेंबली लिख दिया, हाँ सॉरी, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को लेडी अगस्टा है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है, ग्रेस हॉफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हो गया।